दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी आयन या फिर किसी भी कंपोनेंट का ट्रांसपोर्ट होता है, और साथ ही साथ हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन से सबस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह दो तरीके से होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप। तो ये दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको बता दें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को पुनः तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डिफ्यूज़न, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और लास्ट है ऑस्मोसिस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। दिस ऑकर व्हेन सबस्टेंस कैन अक्रॉस प्लाज्मा एंड ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन एंड मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूजिंग एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सबस्टेंस होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर किसी भी सेल ऑर्गेनल्स जिसका मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल होता है, उसमें जो मूवमेंट होता है सबस्टेंस का वह डाउन हिल होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, और इस प्रक्रिया में कहीं भी एनर्जी यूज़ नहीं होता। तो याद रखिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ नहीं होता। बिना एनर्जी खर्च किए जो सबस्टेंस होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरे साइड चले जाते हैं। अब यदि हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार से होता है, तो मैंने जैसा कि पीछे बताया था कि ये थ्री टाइप के होते हैं। पहला डिफ्यूज़न, दूसरा ऑस्मोसिस और तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। तो डिफ्यूज़न होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझें। तो जब कोई सबस्टेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो ठीक इसी प्रकार जब सेल मेम्ब्रेन में कोई सबस्टेंस हायर कंसंट्रेशन से होता हुआ लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है बिना एनर्जी खर्च किए, तो इस तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो जो मेम्ब्रेन का लिपिड पार्ट होता है उसमें जो सबस्टेंस होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। अब लिपिड सॉल्युबल सबस्टेंस कौन कौन से हैं? लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, स्टेरॉयड। इसके अलावा डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ होता है? जहाँ पर वाटर फील्ड चैनल होते हैं या फिर पोर होते हैं, वहाँ पर भी डिफ्यूज़न सेल मेम्ब्रेन में होता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्मॉल वाटर सॉल्युबल सबस्टेंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल सबस्टेंस होते हैं ये वाटर फील्ड चैनल या फिर पोर के थ्रू सेल मेम्ब्रेन में इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप डिफ्यूज़न को देख सकते हैं, कैसे मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न होता है। यहाँ पर आपको दो तरह से डिफ्यूज़न को दिखाया गया है। ऊपर की ओर आप देखेंगे कि डाई यानी कि कलर के मॉलिक्यूल हैं, एक साइड आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन इसका अधिक है। तो यहाँ पर डाई का जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन के थ्रू आप देखेंगे हायर टू लोअर की ओर है, और ये डिफ्यूज़न तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है जब बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर डिफ्यूज़न क्या होता है? रुक जाता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपके जो लेफ़्ट साइड है उधर कंसंट्रेशन अधिक है और जो राइट साइड है इधर कंसंट्रेशन कम है। तो इसमें भी मूवमेंट हो रहा है, पहले हायर वाला लोअर की ओर जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जितना हम अधिक सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही तेज़ी से डिफ्यूज़न होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन की रेट बढ़ जाती है। सेकंड है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की साइज़ जितनी छोटी होती है उतना ही अधिक तेज़ी से डिफ्यूज़न होता है। यदि मॉलिक्यूल की साइज़ बड़ी होती है तो डिफ्यूज़न की रेट घट जाती है। अब बात करते हैं कि क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है डिफ्यूज़न के दौरान। तो आपको बता दें
द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इन वन एरिया एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एन एडिसेंट एरिया। कहने का मतलब ये है कि अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग कंसंट्रेशन के सबस्टेंस है या मॉलिक्यूल है, तो हायर मॉलिक्यूल क्या करता है, एडजस्ट करता है लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को एडजस्ट करके चलते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स मूव विथ और डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व्हेन मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। आइए बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के दूसरे टाइप की ओर, जो कि है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। This passive process is utilized by some substances that are unable to diffuse through the semi-permeable membrane। तो होता क्या है कि कुछ पैसिव प्रोसेस में कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो कि अनएबल होते हैं डिफ्यूज़ करने में सेमी परमेबल के थ्रू, जैसे कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ये दोनों अनएबल होते हैं डिफ्यूज़ होने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूज़न के थ्रू। तो बात आती है कि फैसिलिटेट डिफ्यूज़न होता कैसे, यानी कि अगर ग्लूकोज और एमिनो एसिड है तो कैसे मेम्ब्रेन के थ्रू इस पार से उस पार जाएंगे। तो होता क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन हैव स्पेसिफिक साइट दैट अटैच्ड एंड बाइंड सबस्टेंस टू द ट्रांसफ़र लाइक ए लॉक एंड की मैकेनिज़्म। यानी कि जो मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर स्पेशल प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या कहते हैं, इन सबस्टेंस है, जैसे अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड है तो एमिनो एसिड, इनके साथ बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करके उन्हें मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से स्पेशलाइज्ड प्रोटीन द्वारा लॉक एंड की मैकेनिज़्म के द्वारा जब डिफ्यूज़न होता है, जो अन डिफ्यूज सबस्टेंस होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूज़न। द कैरियर देन चेंज इट्स शेप एंड डिपॉजिट द सबस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर होते हैं, ये अपना शेप जो है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सबस्टेंस। तो जब ये अपना शेप चेंज करते हैं, चेंज करके वो बाइंड कर जाते हैं सबस्टेंस से, और इसके बाद मेम्ब्रेन के उस साइड उसे डिपॉजिट कर देते हैं। The carrier site are specific and can be used by only one substance। तो जो ये प्रोटीन कैरियर होते हैं ये विशिष्ट होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक होते हैं, और ये केवल एक ही सबस्टेंस को कैरी करते हैं। As there are a finite number of carrier, there is a limit to the amount of substance which can be transported at any time। तो आपको बता दें कि मेम्ब्रेन पर कई सारे कैरियर होते हैं जो कि लिमिट अमाउंट में सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी समय, यानी आप देख टाइम। सकते तो हैं यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू समझ आउटसाइड सकते हैं। सरफेस यहाँ पर पर देख सेल सकते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर कि क्या हो रहा है, यहाँ आउटर पर सरफेस ग्लूकोज या के सेल अमीनो मेम्ब्रेन एसिड्स पर बाइंड आपको ये करके सबस्टेंस क्या दिखाई हो दे रहा रहा है। है, तो इनसाइड ये जो जो साइड सरफेस में आप सेल देख रहे मेम्ब्रेन जो हैं रहते प्रोटीन हैं वहाँ कैरियर है, पर ठीक है, कैरियर जो प्रोटीन जो कि देख सेल सकते हैं अपन नीचे मेम्ब्रेन व्हाइट के कलर के वो इनसाइड है। कैरियर अब ये क्या कहता है, प्रोटीन है, प्रोटीन और उसके कैरियर थ्रू इस क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सबस्टेंस को ग्लूकोज है अमीनो एसिड उसके बाइंड कर अकॉर्डिंग, कर यानी कि सबस्टेंस के ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग इसे अपने ही शेप को चेंज ट्रांसपोर्ट करके मैक्सिमम कहते मेम्ब्रेन हैं। के दूसरे साइड, यानी कि इन साइड पहुँचाता है। अब चलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के थर्ड टाइप की ओर, जो कि है ऑस्मोसिस। Osmosis is passive movement of water down its concentration gradient toward the equilibrium across a semi-permeable membrane। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, जब कोई सबस्टेंस लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होता है ऑस्मोसिस का डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड किस तरह के सबस्टेंस है, यानी किस तरह का सोल्यूशन है। वी हैव टू कंपेयर द सोल्यूशन इनसाइड द सेल टू द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल टू डिटरमाइन वेयर द मॉलिक्यूल विल गो। यानी कि ऑस्मोसिस जो है, जैसा कि मैंने बताया, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। तो हम दो तरीके से कंपेयर करते हैं, यानी कि सेल के अंदर किस तरह का कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर किस तरह का कंसंट्रेशन है। जैसे कि अगर सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन अधिक है,
तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोल लेते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अगर सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस जो होगा सेल के बाहर होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न समझते हैं। क्योंकि सेल के बाहर कंसंट्रेशन अधिक है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऑस्मोसिस होता है वो लोअर टू हायर की ओर होता है, यानी कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है तो इसके अंदर के जो सबस्टेंस है वो हायर सबस्टेंस की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जब ऑस्मोसिस बाहर की ओर होती है यानी कि सेल के बाहर होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक्सोऑस्मोसिस के केस में सेल के बाहर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का अधिक होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होना चाहिए। अब बात करते हैं यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम हो, यानी कि सेल के बाहर जो सॉल्यूशन रखा गया है उसका कंसंट्रेशन कम है तो बाहर वाला सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, इस केस में अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन बाहर है सेल के कम, ठीक, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन है अधिक, तो मूवमेंट तो ऑस्मोसिस का क्या होता है, लोअर टू हायर होता है, यानी कि जो बाहर सेल के रखा हुआ सॉल्यूशन है वो सेल के अंदर जाएगा लो टू हायर की ओर। तो इस तरह के ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, यानी कि सेल के अंदर हो रहा है ऑस्मोसिस, यानी कि जब ऑस्मोसिस हुआ तो वो सेल के अंदर गया। ठीक है ना, तो इंडो ऑस्मोसिस तभी होता है जब सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कम हो, यानी कि बाहर के सेल का जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि सेल के अंदर कैसा कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर कैसा कंसंट्रेशन है। थर्ड पॉइंट है रिमेंबर द सेल मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर जाने नहीं देता। वाटर कैन ऑलवेज क्रॉस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बट सम अदर मॉलिक्यूल कैन नॉट। देखिए आपको बता दें कि ऑस्मोसिस की डिफिनीशन दो हो सकती है। ठीक है, अगर वाटर के केस में लेते हैं तो वाटर के केस में हम बोलेंगे ऑस्मोसिस को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन अगर हम किसी और सोल्यूशन के लिए बोले तो वहाँ पर ऑस्मोसिस की डिफिनीशन होगी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अगर वाटर का ऑस्मोसिस हो रहा है यानी कि वाटर अगर मूव कर रहा है तो हमेशा हायर टू लोअर होगा, लेकिन कोई अदर सबस्टेंस ऑस्मोसिस कर रहा है यानी कि कोई अदर सोल्यूशन ऑस्मोसिस कर रहा है तो उस केस में लोअर टू हायर होगा। अब आइए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट का जो सेकंड टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस अप देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो आइए मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इस इमेज के थ्रू आसानी से समझाता हूँ। तो जैसे ऊपर की ओर कोई आदमी छत पे है और कोई नीचे की ओर है ज़मीन पे, ठीक है, तो ऊपर से कोई बॉल को दे रहा है, फेंक रहा है, तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बॉल ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक तरह से ट्रांसपोर्ट है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई नीचे से बॉल ऊपर फेंक रहा है तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर बात कहने का मतलब है कि जब मेम्ब्रेन के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो किसी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो केमिकल एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में होती है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन डायरेक्शन। तो इस केस में भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर होते हैं जो कि सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि किस तरह से एनर्जी मिल रही है, यानी कि उनके पास किस तरह की एनर्जी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बात करते हैं हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। दे यूज़ द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, यानी कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी मिलती है वह सीधे एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से मिलती है, यानी कि सीधे एटीपी टूटता है और एनर्जी मिल जाती है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वह किस किस में आपको देखने को मिलता है, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप या फिर हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप, इन सभी के केस में आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है।
वही हम बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, यानी कि यहाँ पर एक सबस्टेंस मदद करता है दूसरे सबस्टेंस का एनर्जी यूटिलाइजेशन में। तो इस केस में एनर्जी डायरेक्टली एटीपी से नहीं मिलती। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वह आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में स्टोर रहती है। तो सेकेंडरी टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट में या फिर कैरियर प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में। तो दोस्तों इस तरह से आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती किसी भी सबस्टेंस को सेल मेम्ब्रेन से जाने के लिए, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन से एक पार से दूसरे पार जाने में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।